Hello everybody, welcome back to the channel. We will be continuing with chapter 3, which is change in profit sharing ratio among the existing partners. So the next topic is revaluation of assets and reassessment of liabilities. So what is revaluation? होता क्या है बेसिकली जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है ना तो हम एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं. रीवैल्यू इन द सेंस कि अब उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, या बिकॉज हमारी जो बुक्स में होता है वो तो पता ही है कि वो ओल्ड बुक वैल्यू होती है जिसमें उन्होंने हिस्टोरिकल बुक वैल्यू सिस्टम हम यूज़ करते हैं ना, तो इसीलिए हम रीवैल्यू करते हैं बिकॉज अब हमारे पार्टनरशिप अग्रीमेंट सब चेंज हो रहा होता है. तो इसीलिए रीवैल्यूएशन कब होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो इसको वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट थिंग. If partners want to record the revised values in the new balance sheet, or if the partner wants to change the existing values of assets and liabilities, or it's written in the question prepare revaluation account. इन तीनों का एक ही मतलब होता है कि इसमें कि उनको न्यू वैल्यूज़ करनी है. जो अब न्यू एग्रीमेंट आ रहा है उसमें पार्टनर्स को न्यू वैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की डालनी है. whereas there is another option जहाँ पे तुम सिर्फ एडजस्ट करो, मतलब वही वैल्यू रहेगी जो ओरिजिनल वैल्यूज़ है बट उसको सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री दे दो एक. तो क्या कहते हैं, इफ़ पार्टनर्स वांट टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल जर्नल एंट्री फॉर द चेंजेस, और पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज़, और partner wants to record the assets and liabilities at their original values, मतलब पहले वाली वैल्यूज़ पे ही. तो इस पे दो है, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वी जनरली टेक दिस कि उनको रिवाइज्ड वैल्यूज़ ही डालनी होती है बिकॉज वो ज़्यादा लाइक बेनिफिशियल है एंड ज़्यादा सही है. बट वी कैन नॉट से एनी थिंग विच इज़ मोर करेक्ट और रॉन्ग इन अकाउंट्स. इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम यू फॉलो. सो क्या होता है इसमें, when we prepare और revaluation account या फिर revised values डालनी है बैलेंस शीट में, या फिर हम चेंज करते हैं वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो हम revaluation account बनाते हैं. तो उससे क्या आता है, revaluation प्रॉफिट या फिर लॉस जो ओल्ड पार्टनर्स को हम डिवाइड करते हैं इन ओल्ड रेशियो. सो लेट्स हैव अ लुक एट revaluation account क्या होता है. सो revaluation account particulars टू डिक्रीज इन एसेट्स. अगर कोई भी एसेट का अमाउंट कम हुआ तो वो हमारा डेबिट साइड में जाता है. अगर इंक्रीज़ होता है लाइबिलिटीज़ तो डेबिट साइड में जाता है. अगर कोई न्यू लाइबिलिटी आती है तो डेबिट साइड. क्रेडिट साइड में इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन एसेट्स, इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज इन एसेट्स, अगर हम न्यू एसेट्स बाय करते हैं. अब हम इनका बैलेंसिंग फिगर आ सकता है टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन या फिर बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, एंड जो भी आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो. सो बेसिकली जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो मेरा एक नॉमिनल अकाउंट है. इसका मतलब क्या होता है, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. So basically revaluation account is prepared at the time of change in profit sharing ratio, admission of a new partner, retirement या death of a partner. So इसकी journal entries क्या होती है, we will look at that. Revaluation account debit to decrease in asset account to increase in liabilities account, being assets decrease and liabilities increased. ठीक है, अगर हमारा एसेट इंक्रीज होता है लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, टू रीवैल्यूएशन आ जाता है. अब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. अगर रीवैल्यूएशन लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पूरा जो भी मैंने बताया. इफ़ पार्टनर्स वांट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यूज़ इन द न्यू बैलेंस शीट. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड मेथड जो है, इफ़ पार्टनर्स वांट्स टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल जर्नल एंट्री, या फिर उनको रिवाइज्ड वैल्यूज़ नहीं
नहीं करना, चेंज नहीं करना, ओरिजिनल वैल्यूज़ पे रखना है। सो क्या होता है, बस हम इसमें सिंपली कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट या लॉस की। सेम ही है, बस इसमें हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं डालना होता, बट इसमें हमें वही शो करना होता है, वही हो जाता है। क्रेडिट डेबिट बैलेंसेज ये होते हैं बेसिकली, प्लस माइनस करके रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस आता है। उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू आवर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। चलो ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। इंक्रीज इन एसेट्स प्लस हो जाता है इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ भी माइनस, डिक्रीज इन एसेट्स भी माइनस, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ भी प्लस। इससे या तो अगर मेरा पॉजिटिव फिगर आ जाएगा तो मेरा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो जाएगा, अगर मेरा नेगेटिव फिगर आ गया तो वो लॉस हो गया। अब उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इन गेन या सैक्रिफाइस शेयर। अब इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर रीवैल्यूएशन एसेट्स या लाइबिलिटीज़। इसमें सिर्फ हम गेनिंग मतलब उसका शेयर निकालते हैं, तो बस। एंड इन केस ऑफ लॉस क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल। ठीक है, बिफोर जब हम रीअसेसमेंट करते हैं या फिर रीवैल्यूएट करते हैं ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, उससे पहले अगर हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स होते हैं, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। WCR दैट इज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, IFR। बेसिकली यही होता है बैलेंस शीट में जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जनरली यही होता है। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 24। इट सेज A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Their balance sheet as on 31st March 2017 stood as follows. सो लाइबिलिटीज़ में क्या है, बेसिकली उनके कैपिटल अकाउंट है, जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व जैसा हमें पता है इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स, तो हम ऐसे D लिख देते हैं। IFR डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, उस पर D लिख दो। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, इन्वेस्टमेंट मार्केट, इन्वेस्टमेंट देखो इसमें मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 90,000 और कॉस्ट है 1 लाख, तो 10,000 का हमारा डिफरेंस है जो IFR में जाएगा इन्वेस्टमेंट्स में। एंड हमारे पास IFR 30,000 है, तो 20,000 ही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये आई विल टेल यू व्हेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, बट दिस इज द रैंडम थिंग्स। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स है, कैश इन हैंड एट बैक, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक डिस्ट्रीब्यूटेबल है, सो इस पर मैंने D लिख दिया। सो आई होप इतना समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स सी क्या होता क्या है और क्या चीज़ें बोली भी है। So they decided to share profits equally. They also agreed that मतलब अब हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज 1:1:1. Value of land and building decreased by 5%. Value of machinery increased by 5%. A provision of doubtful debts to be created at the rate 5% of sundry debtors. A motorcycle valued at 20,000 was recorded and is now recorded in the books. Is unrecorded and now is recorded in the books. Sorry, my bad. Out of sundry creditors, 10,000 is not payable. Goodwill for the purpose is valued at 2%, 2 years purchase of last 3 years profit. Profit being for 2016-17 लॉस है, फिर हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 2 साल, तो हमें इसमें गुडविल निकालना पड़ेगा। C was to carry out work for reconstructing the firm at a remuneration including expenses 5,000. Expenses came to 3,000. अब इसमें लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये फर्स्ट वाला मेथड हो गया जिसमें ये रिवाइज्ड वैल्यूज़ चाहते हैं। ठीक है, अपनी बैलेंस शीट में पुट करना। सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो जैसे पहले मैंने कहा था कि हम पहले सारे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स कर देंगे, उसमें याद होएगा हमारे पास जनरल रिजर्व था 60,000 का, तो ABC में हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। IFR था 30,000 का, बट ये याद था कि मार्केट वैल्यू हमें 90,000 दी हुई थी और एट कॉस्ट 1 लाख था, तो 10,000 का मेरे इन्वेस्टमेंट्स में चला गया एंड 20,000 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या था हमारे पास, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, वो डिवाइड हो गया इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
अब वी कैन ना क्लब ऑल द थिंग्स जिसमें सब हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कब करते हैं। तो अब देखो क्या था कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज़ हो गई है, तो हमारा ये एक क्या हो गया, सो इट्स बेसिकली अ लॉस, हमारा ये लॉस हो गया। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को मुझे डेबिट करना है। तो टू लैंड एंड बिल्डिंग, फिर क्या था कि मुझे एक प्रोविज़न बनाना है @5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। तो ये भी मेरे लिए एक एक्सपेंस या फिर एक लॉस टाइप हो गया, तो इसमें मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करूँगी, ठीक है। एंड हमारे पास एक था ना कि सी वॉज टू कैरी आउट वर्क फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग द फर्म एट रेन्यूमरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 5,000, एक्सपेंसेस केम टू 3,000। तो इसमें जो होंगे मेरे एक्सपेंसेस सी, तो मेरे लिए की एक्सपेंसेस, तो क्या हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करूँगी टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो दीज आर ऑल माई डेबिट वाला थिंग्स। सो इसको प्लस कर दिया सबको, अमाउंट आ जाएगा 25,000। अब हम फिर से करते हैं जिसमें हमारा मशीनरी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट्स अ प्रॉफिट या एक गेन है। तो मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। 5% ऑफ 2,40,000 इज़ 12,000। मोटरसाइकिल जो एक 20,000 की अनरिकॉर्डेड थी, अब रिकॉर्ड करनी है, तो डेबिट हो जाएगा मेरा 20,000 से। अब जो मेरे सन्ड्री क्रेडिटर्स थे 10,000 विच इज़ नॉट पेएबल, तो मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए, तो मैंने क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया 10,000। इससे मेरा टू रीवैल्यूएशन 42,000, ठीक है। अब मैंने जो भी मेरा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस था उसको मैंने माइनस किया, तो मेरा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा था, तो मतलब प्रॉफिट, तो 42,000 माइनस 25,000, बिकॉज मेरा डेबिट बैलेंस 25,000 था, वो मेरा आ गया 17,000, जो ABC में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और एक मुझे गुडविल वाला पॉइंट था, जो मुझे पहले उसकी गुडविल का कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। सो फॉर कैलकुलेशंस ऑफ गुडविल मुझे 3 साल का प्रॉफिट दिया था, फर्स्ट ईयर में लॉस था, देन 2 साल में प्रॉफिट्स थे, इंटू 2 इसलिए किया हुआ है बिकॉज इसमें लिखा हुआ है वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। तो इंटू 2 किया, 9 लाख आ गया। तो मुझे ABC का गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। A का पहले था 5/10 माइनस 1/3, 5/30, ठीक है। B का ओल्ड माइनस न्यू किया, माइनस 1/30 आ गया, ठीक है। ये गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ठीक है। अब C का भी ऐसे निकालेंगे, तो ये भी गेन कर रहा है। तो ABC का शेयर क्या हो गया गुडविल, वो ये अमाउंट निकाल दिया मैंने, 9 लाख का मेरा गुडविल आया था, इनटू जो भी सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर था उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अमाउंट्स आ गया। A का 1,50,000, B का 30,000 एंड C का 1,20,000, ठीक है। तो अब इसकी हमें जर्नल एंट्री करना होगा। सो इसकी जर्नल एंट्री क्या होएगी, बीज कैपिटल अकाउंट, जो भी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग होता है, तो गेन कौन कर रहा है, B एंड C, टू A जो मेरा सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था। इसमें सिंपली है जो भी सारे जर्नल एंट्रीज किए हुए उसको बस पुट करना है। जैसे जो भी मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर रहा है उनको क्रेडिट पे डाल दो, जैसे इस वाली एंट्री पे मशीनरी मोटरसाइकिल क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन था, तो इसको इधर डाल दो। ऐसे ही टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू डेटर, टू सीज कैपिटल, प्रॉफिट था 17,000, ऐसे शो कर दो, ठीक है। I hope you can understand. I hope you understood the question. So let's do one of the small questions also. just second part था जिसमें उनको revised values नहीं डालनी, same value ही से ही करना है। So इसमें लिखा हुआ है ABC 5:XYZ 5:3:2 के रेशियोज़ में उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3। अब ये सारी बुक वैल्यू है, रिवाइज्ड वैल्यूज दी हुई है। Past necessary adjustment entry to be made because of the above changes in the value of assets and liabilities. However, old values will continue in the books. तो इसका मतलब बस हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है और हमें कोई भी रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं डालना। तो जैसे इसमें इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स हो गया, डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी,
increase in land and building, then there is an increase in outstanding expenses, there is a decrease in sundries debtors, there is an decrease in trade creditors. तो इसको ऐसे से करके, and we know जब भी there is an increase in assets or there is an decrease in creditors या फिर in liabilities वो प्लस होती है, and opposite अगर there is a decrease in assets या फिर there is an increase in credit liabilities वो मेरी माइनस होती है, बिकॉज वो मेरे लिए एक लॉस हो जाता है, ये एक्सपेंस हो जाता है. तो ऐसे मैंने रीवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाला जो आया 7600. अब मुझे ये वाला गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. तो मैंने सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर निकाला XYZ का. सो X का आया 5/10 माइनस 4/10 दैट इज़ 1/10. Y का आया 3/10 माइनस 3/10, मतलब कोई सैक्रिफाइस या गेन नहीं कर रहा ये. X का था ओल्ड शेयर 2/10 माइनस 3/10 माइनस 1/10. अब X का शेयर क्या हो जाएगा 7600 जो मेरा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट था इंटू 1/10 इज 760. Z का भी 760. अब इसमें क्या होता है, मेरा गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है टू सैक्रिफाइसिंग. तो गेन कौन कर रहा है, Z. टू सैक्रिफाइसिंग 760. ये जर्नल एंट्री हम पास करेंगे सिर्फ. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.